हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शंभुति। आज का जो वीडियो का टॉपिक है आप देख सकते हैं, टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड साइकोलॉजी क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स। मतलब कि जो कॉमन क्वेश्चंस रहता है डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे आपका ये बोर्ड्स हो, यूजीपीजी हो, सीयूईटी, नेट सेट एंड एनी अदर एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, उसमें से कुछ कॉमन पार्ट साइकोलॉजी का होता ही है, जिसमें से बार बार मतलब कि रिपीटेडली एवरी ईयर क्वेश्चंस आता ही आता है। वो कॉमन पार्ट क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस आता ही है, उसको लेके हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मजेदार वीडियो होने जा रहा है। ध्यान से एंड तक बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। और हाँ, जो लोग एमसीक्यू वाले नहीं हो वो तो उसका कंटेंट समझ पाओगे कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस आ रहा है। पर जो लोग सब्जेक्टिव एग्जाम्स दे रहे हो, मतलब कि राइटिंग में एग्जाम दे रहे हो, वो कैसे लिखोगे, मतलब कि लिखना मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजी है, कि कौन सी पॉइंट्स आपसे एक्सपेक्टेड है, वो हम इसमें डिस्कस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम तो पहले ही बता चुके हैं कि जो स्ट्रेटेजीज है, जो मॉडल आंसर है, वो भी इस क्वेश्चंस के साथ दिया हुआ है, वो हम देखेंगे। एंड जो आपका आंसर लिखने का तरीका है, तब सब्जेक्टिव वाले जो लोग राइटिंग में आंसर दे रहे हो जिस एग्जाम्स पे, उसमें से स्पेशली जो होता है ना, जो आंसर लिखते हो, किसी एक ने 5 अगर फुल मार्क्स है, उसमें से कोई 4 पाया, कोई दो और कोई 3, तो इसमें नंबर जो है वो माइनस हो जाता है। कौन सी पैटर्न एक्सपेक्टेड है, टू द पॉइंट एंड बहुत सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड एक आंसर आपके पास एक्सपेक्टेड है, वो कैसे है चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, वो है डिफाइन साइकोलॉजी। ये जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफाइन साइकोलॉजी एंड डिस्कस इट्स गोल एंड साइकोलॉजी का डेफिनेशन। जो लोग एमसीक्यू वाले हैं वो तो डेफिनेशन वाला पार्ट, डेफिनेशन का मतलब है उसका, आप जो लोग एमसीक्यू दे रहे हो उसका नेचर तो आप लोग पढ़ के ही जाएंगे। ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के ही डिफिनेशन बनता है, तो उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है डिटेल्स में। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जरूर जाना। तो जो सब्जेक्टिव वाले हो तो उसका स्ट्रेटेजी दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही प्रिसाइसली ये स्ट्रेटेजी दिया हुआ है। देखिए, डिफाइन साइकोलॉजी, ये पहला स्ट्रेटेजी है, टू द पॉइंट। पहला पॉइंट वो है स्टार्ट बाय डिफाइनिंग। नो इंट्रोडक्शन, नो इधर उधर की बातें, पर स्टार्ट बाय डिफाइनिंग लिस्ट 4 मेन गोल्स। पहले तो डिफिनेशन दीजिए, वो टेक्स्ट बुक वाला डिफिनेशन ही क्यों ना दे आप, एकदम जो एक ही टेक्स्ट बुक को आप फॉलो करते हो, वो टेक्स्ट बुक का आइडियल स्टैंडर्ड डिफिनेशन आप लिख देंगे। उसके बाद 4 जो गोल है, वो डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्ट, कंट्रोल, इसमें से ये जो गोल्स है साइकोलॉजी का, ये पॉइंट्स के साथ, लिस्टिंग के साथ आप लिख देंगे। तो डेफिनेशन तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में से हो गया, क्लियर बुलेट पॉइंट करके इसका आप गोल लिख देंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके हैं, बहुत ही प्रिसाइज तरीके हैं आंसर करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगेन लर्निंग में से आ गया है। लर्निंग तो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ये जो वर्सेस है ना, ये वर्सेस का क्वेश्चन, मतलब कि डिफरेंस क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, वर्सेस जरूर आता है, कभी ना कभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ ही जाता है। एक्सप्लेन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम स्ट्रेटेजी क्या लेंगे, पहले तो जब भी वर्सेस में से क्वेश्चन आएगा, जैसे ए वर्सेस बी, तो आप लोग ऐसे करके 2 टेबल बना के जो डिफरेंस है वो लिख के देना, बहुत ही प्रिसाइजली। ये आंसर बहुत ही प्रेफरेबल होता है जो सब्जेक्टिव वालों, उसमें से बहुत ही
काम आएगा। लिखने का तरीका भी समझना चाहिए। जो एमसीक्यू वाले हो वो डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस में से वो जो कंसेप्ट है उसमें से कभी कभार वो एजर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आ जाता है। ये ध्यान में रखते हुए ये जो कंटेंट है जरूर अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में। स्ट्रेटजी, टैबुलेट डिफरेंसेस, गिव डेफिनेशंस। डिफरेंस में से क्या आएगा? जो डिफरेंस हम कुछ भी ऐसे ही बना बना के कुछ सेकेंडरी ऐसे ही दे दिया, मतलब कि डिफरेंस देने में से नहीं चलेगा, मतलब कि नंबर घट ही जाता है। तो आपको जो चाहिए तो स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिफरेंस चाहिए होता है। तो क्या होता है ना, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, की एक्सपेरिमेंट्स, ये सब को लेके जो डिफरेंस है, पेवलोव वर्सेस स्किनर, ऑपरेंट वर्सेस क्लासिकल, ओके, तो इसमें से आप डिफरेंस लिख देंगे। अगर आपको चाहिए होता है कोई गाइडेंस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं कैसे स्मार्ट आंसर लिखेंगे, कुछ आंसर मॉडल चाहिए आपको, प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको, तो जरूर इस नंबर पे कांटेक्ट करना एंड कमेंट करके बताना कि आप अगली वीडियो पे क्या देखना चाहते हो, स्मार्ट आंसर्स या कुछ स्पेसिफिक एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन। ओके, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए मॉडल पॉइंट्स इसमें से क्या होगा। देखिए डेफिनेशन, कोड प्रिंसिपल, इसमें से डेफिनेशन मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके क्या डिफरेंस है, कोड प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपली दोनों डिफरेंट है, तो प्रिंसिपल को लेके क्या डिफरेंस है, क्लासिकल डायग्राम, वेल क्लासिकल जो डायग्राम है, कुछ अगर डायग्राम जो सब्जेक्टिव लोग है वो डायग्राम अगर दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इसमें से बेल ये डायग्राम क्लासिकल में से है एंड लीवर है ऑपरेंट में। ये थोड़ा थोड़ा एक वो है, एक्स फैक्टर है जो आपका आंसर बहुत ही नेक्स्ट लेवल में पहुंचा देता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन में से कुछ एग्जाम्पल देके आप अगर ये वर्सेस ये डिफरेंस शो कर देते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। और एमसीक्यू वालों ये रियल लाइफ एप्लीकेशन जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि भले ही आपको लिखना ना पड़े पर इसका जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो, इसका जब रियल लाइफ के साथ कनेक्शन अगर आपको क्लियर ना हो जाए, तब असर्शन रीजनिंग में से जब वो केस स्टडी को लेके क्वेश्चन आए, असर्शन रीजनिंग में रियल लाइफ कनेक्शन से लेके क्वेश्चन आए इसी टॉपिक में से, तब आप तो चले आएंगे कमेंट करके आप ना जाने क्या बता दिया। चलिए, अगर आपको जानना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमको जरूर बताना। चलिए, डिस्क्राइब मेमोरी प्रोसेसेस। ये मेमोरी में से बहुत, ये जो जनरल साइकोलॉजी का पार्ट है ना, ये कुछ कुछ पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जनरली अगेन एंड अगेन ईयर आफ्टर ईयर ये क्वेश्चंस आ ही जाता है। डिस्क्राइब मेमोरी प्रोसेसेस, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, ये जो प्रोसेस है इसको लेके, ये प्रोसेस को बेस करके बहुत सारा क्वेश्चंस आ ही जाता है। कंसेप्चुअल, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजनिंग, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आता है। ये वाला ये टिपिकल डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्ट्रैटेजी क्या है? ड्रॉ एंड लेबल अ सिंपल फ्लो चार्ट, डिफाइन ईच टर्म। देखिए ये जो फ्लो चार्ट डैमी है, इस वजह से जैसे कि ये ऑडिटरी मेमोरी का है, ऐसे करके ये आपका जो प्रोसेस है, जैसे कि ये ऑडिटरी अगर ना ही लिखो तो मेमोरी, जेनेरिक मेमोरी लिखो तो भी अच्छा है। तो आप जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को पहले थोड़ा डायग्राम के साथ, वो टेबल बनाकर, कोई चार्ट बनाकर, जो भी हो वो ऐसे करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। वो सिंप्लीफाई करके फिर से ईच एंड एवरी पॉइंट को डिफाइन कीजिए एक वन लाइनर से। बहुत बड़ा मतलब बहुत वो करने का मतलब नहीं कि बुक लिखने का मतलब नहीं है, पर टू द पॉइंट एकदम हिट करना पॉइंट पे पॉइंट। ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट, डिफाइन ईच टर्म, मॉडल पॉइंट्स क्या होता है? वन लाइन ऑन ईच, जो है वन लाइन करके प्रैक्टिस करके जाना, कौन से वन लाइनर आप दोगे, ये सब वन लाइनर दे देंगे ईच पॉइंट के अगेंस्ट पे। एग्जाम्पल ऑफ फॉरगेटिंग,
मेंशन वन मॉडल एग्जाम्पल एटमिक्स आंसर। ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है जब ऐसा करके क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल अगर दोगे, भले ये ना पूछे कि गिव वन एग्जाम्पल, पर आप जब कुछ पूछ रहा है, मतलब कुछ डिस्क्राइब करने के लिए, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं, मतलब कि आपके पास ये एक्सपेक्टेशन है, आप जब किसी को समझाओगे इसका मतलब है आप मतलब समझा रहे हो विद एन एग्जाम्पल, जस्ट लाइक अ टीचर। ओके, सो टीचर जब एग्जाम्पल ना दो आपको दिक्कत आता है। वैसे ही लाइकली जो एग्जामिनर है जब आपके स्क्रिप्ट चेक कर रहे हैं तब एग्जाम्पल अगर ना दोगे तो उनको मजा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगेन चला यार कि मोटिवेशन। मोटिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जो मोटिवेशन पोर्शन है ये भी कॉमन एक पोर्शन है। इसमें से क्या आता है? इसमें से थ्योरीज है, नेचर है, द कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब कुछ है। तो बेसिक जो है डिफाइन मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ये तो बहुत ही सिंपल है। स्ट्रेटेजी, बुलेट डेफिनेशंस, ये जो डेफिनेशंस है, चाहे डेफिनेशन जो एक एक डेफिनेशन ना हो, मतलब आपको लग रहा है कि किसी एक डेफिनेशन बहुत ही छोटा पड़ जा रहा है, जो लोग मतलब कि थ्योरिस्ट के नाम देकर एक से अधिक, मतलब कि एक और दो डेफिनेशन आप बुलेट पॉइंट करके डिफाइन कर सकते हो। गिव एटलीस्ट टू टाइप्स, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ये तो टाइप्स कैसे आता है मोटिवेशन का, आप लोग जानते ही हो। टाइप्स आता है कि बेस्ड ऑन कुछ काइंड ऑफ इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, मतलब कि कहां से सोर्स है, बेस्ड ऑन सोर्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, बेस्ड ऑन द द इंटेंसिटी। ओके, ऐसे करके क्लासिफिकेशन किया गया है, पर सब कुछ क्लासिफिकेशन एक साथ आप नहीं दोगे। ओ इट इज बेस्ड आल्सो अपॉन द नंबर। अगर आपका नंबर कम है तो कम करके, मतलब मिनिमम टू टाइप्स ऑफ टाइप्स देना पड़ेगा। अगर ज्यादा है, ज्यादा तो आजकल बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत, मतलब कि मैक्सिमम मैक्सिमम 5 का ही क्वेश्चन आता है, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ऐसे करके सजा के लिखना, मिनिमम 2 टाइप्स ऑफ टाइप्स देना पड़ेगा मोटिवेशन का। मॉडल पॉइंट्स क्या है? शॉर्ट पैराग्राफ करके एक शॉर्ट पैरा लिखना, उसके बाद लिस्ट करके टाइप्स लिखना, एग्जाम्पल लिखना। ऐसे करके पूरा आपका जो एकदम आंसर है बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से कॉपी में सजा के रखना। ठीक है, तो एमसीक्यू वाले आपके लिए तो लिखने का झंझट नहीं है, पर सब आपके लिए सब लेखा जोखा का काम वो कर देते हैं क्वेश्चन पेपर में, पर आपको आंसर देना पड़ता है। कैसे करके? तभी आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है इस टॉपिक में से, क्योंकि बार बार इसी टॉपिक में से क्वेश्चंस आता है। तो आपको एग्जाम्पल भी जानना है, आपको टाइप्स, ऑल टाइप्स भी जानना है, सब कुछ जानना है, ताकि आप ऑल टाइप्स ऑफ एमसीक्यू का सही आंसर सक्सेसफुली दे सकते हैं। चलिए देखिए, इंटेलिजेंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इंटेलिजेंस का बहुत तरीके का थ्योरी है, पर गार्डनर्स थ्योरी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कभी कभार, मतलब कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी में गार्डनर का थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आ चुका है, आते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस का डेफिनेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंटेलिजेंस? अगेन स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जो वेस्टलर का डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट ऑन गार्डनर्स 8 और 9, इंटेलिजेंस विथ टेबल और माइंड मैप। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत सजा के, थोड़ा टेबुलर फॉर्म में ऐसे करके बताना। मॉडल पॉइंट्स जैसे कि नेम ईच टाइप, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ओके, ईच पॉइंट का एक एग्जांपल देना, एक पॉइंट, ईच जो पॉइंट है जैसे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, ईच पॉइंट का एक वन लाइनर में समझा देना। अगर आपको ये नहीं दिया है कि एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ गार्डनर, तो अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ गार्डनर, तभी आप क्या करोगे? जब ऐसे इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आएगा तब आप ऐसे ऐसे करके टच करके पॉइंट, जो प्रिंसिपल पॉइंट है वो टच करके ऐसे स्ट्रेटेजिकली सजा के लिखना। ये जो थोड़ा सा मैपिंग कर देना, ईच मैप में थोड़ा थोड़ा करके वन लाइनर
दे देना विद छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर दे दोगे तो अच्छे करके आपका जो है आंसर बहुत ही अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चलिए ये जो है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। अगेन पर्सनालिटी तो बहुत सारा मतलब कि नेट सेट सीवीटी यूजीपीजी मतलब रेगुलरली रिपीटेडली आते ही रहते हैं, कभी ये तो कभी वो, कभी हेड और कभी टेल, ऐसे करके वैसे ही सेम टॉपिक में से आंसर मतलब क्वेश्चंस आ ही जाता है। वो डिस्कस पर्सनालिटी एंड इट्स मेजर थ्योरीज, पर्सनालिटी डेफिनेशन एंड इट्स मेजर थ्योरीज जो 5 थ्योरी मेजर है, साइकोडायनेमिक थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, ये सब जो थ्योरी है इसका प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट जरूर जाना। एंड स्ट्रैटेजी जो है इंट्रोडक्शन, एक इंट्रो लाइन देना, जैसे कि जो डिफाइनिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर है उसमें से इंट्रो देना। देन मेजर थ्योरीज लिखना, जैसे कि फ्रॉइड एंड साइकोएनालिटिक ट्रेड थ्योरी लिखना, अल्पोर्ट का ह्यूमनिस्टिक, ऐसे करके आप लोग तो जानते ही हो। तो इसमें से किसी थ्योरी में से अगर आपको दिक्कत आता है, किसी थ्योरी ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा थोड़ा जानना है, कमेंट करके जरूर बताना, हम वीडियो लेके आ ही जाएंगे। और पूरा गाइडेंस चाहिए तो आपको पता ही है हमको कांटेक्ट करना, ठीक है। मॉडल पॉइंट्स जैसे कि टैब्यूलेट और कंपेयर, कुछ मतलब थ्योरी जो ओवरऑल एक कंपैरिजन, प्रिंसिपल कंपैरिजन आप लिख के ऐसे करके प्रैक्टिस करके जाना। वन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जान के एवरी टॉपिक में से आपको काम आएगा। जो एमसीक्यू वाले हो, जो सब्जेक्टिव आंसर लिखने जा रहे हो, उसमें भी कॉन्सेप्ट तो काम ही आएगा। टैब्यूलेशन करना, कंपेयर करना, ये जो 5 थ्योरी पढ़ रहे हो, पर्सनालिटी में, इंटेलिजेंस में, मेमोरी में, इमोशन में, तो इसमें से प्रिंसिपली क्या डिफरेंट है, मतलब इसका तो कोई सही गलत नहीं होता है। एक क्रिटिसाइज करके और एक थ्योरी और एक पर्सपेक्टिव आ जाता है, पर इसमें इसका जो प्रिंसिपल डिफरेंस है, प्रिंसिपल सिमिलरिटी है, वो भी जान के जाना। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में असर्शन रीजनिंग बहुत ही खतरनाक होता है। असर्शन रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए तो जरूर बता देना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज स्ट्रेस इफेक्ट एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज। ये बहुत ही हेल्थ साइकोलॉजी में से आया है। हेल्थ साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज स्ट्रेस एंड इट्स कोपिंग मैकेनिज्म और स्ट्रेटजी and the effects of stress on human body. Strategy वही सेम है। आपका definition, effects, that is both, that includes psychological and physiological. At least 3 coping techniques should be mentioned. मॉडल पॉइंट्स होगा, यूज अ डायग्राम, स्ट्रेस साइकिल, वो हो सकता है अप्लाई टू स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट। तो स्टूडेंट आप जैसे कि आप स्टूडेंट हो, वो रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट में आपका कोई एग्जाम्पल अगर दे देते लास्ट में, वही पैटर्न वही सेम है। तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा आपका जो टेक्निक्स है, कोपिंग टेक्निक्स, कोपिंग स्ट्रेटेजी का, ऐसे करके ऑर्गेनाइज वे में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टेप्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। अब तो रिसर्च साइकोलॉजी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आने वाला नेट और सेट का एग्जामिनेशन है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूटी का एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट सेट में से तो बहुत मतलब हमारा एक वीडियो है, जाके देख लेना, जो मतलब कि टॉप 5 जो टॉपिक है उसमें से आता है, वो 50% क्वेश्चंस उसमें से ही आता है। उसमें एक रिसर्च साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, उसमें तो आता ही आता है। तो रिसर्च साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट शुरू में से क्लियर करके रखना, जो अभी बोर्ड्स दे रहे हो उसमें से मतलब रिसर्च साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करके रखना, क्योंकि एंड तक एकदम जब जितने दिन तक आप लोग साइकोलॉजी पढ़ोगे, मतलब साइकोलॉजी को लेके चर्चा करोगे, उतने दिन तक रिसर्च साइकोलॉजी कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो स्टेप्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, क्या स्टेप्स होता है, ये बहुत मतलब जेनरिक एक क्वेश्चन है। बोर्ड्स में तो 11-12 में मतलब बहुत ही आता है। ये बेसिक इंट्रोडक्टरी रिसर्च क्वेश्चन है। वैसे नेट सेट में से तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा एडवांस लेवल का आता है।
स्ट्रेटेजी देखिए, नंबर और फ्लोचार्ट स्टेप्स आप फ्लोचार्ट में से लिख सकते हैं ऐसे करके, और नंबर करके ऐसे करके लिस्ट बना के लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन, लिस्ट, प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, कंक्लूजन, उसके बाद लास्ट में एग्जांपल। ये जो हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, इसके ये हेडिंग के सब हेडिंग के अंडर में थोड़ा थोड़ा करके टू दी पॉइंट करके एकदम ऐसे आपको सेंटेंस बना के लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 है एटीट्यूड, मीन्स डेफिनेशन, नेचर, अगेन change of attitude is very much important. Attitude change is very much important. तो strategy जो है डिफाइन, एक्सप्लेन, ट्राई कंपोनेंट मॉडल जो है, ट्राई कंपोनेंट मॉडल आप एटीट्यूड का वो जरूर एक्सप्लेन कर देना। ब्रीफली डिस्कस एटीट्यूड चेंज मेथड्स, इसका कोई प्रिसाइज एक एक्सप्लेनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन आप प्रैक्टिस करके रखना। मॉडल पॉइंट्स क्या है? डायग्राम ऑफ 3 कंपोनेंट्स, रेफरेंस टू परसुएशन मेथड, जो परसुएशन मेथड है उसका रेफरेंस दे देना तो अच्छा होता है। तो सोशल साइकोलॉजी में से ये एटीट्यूड, सोशल साइकोलॉजी का ये जो एटीट्यूड पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली एटीट्यूड चेंज एंड कौन सी कॉन्टेक्स्ट में हम एटीट्यूड चेंज करते हैं, वो कंपल्शन, कंफर्मेशन, ये सब चीज अच्छे तरीके से देख के जाना, वो जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है आपका डिसऑर्डर, दैट मीन्स क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में से देखिए टाइप्स एंड सिम्टम्स बहुत आता है, मतलब कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में से टाइप्स एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसऑर्डर आता है। आपका सिम्टम्स बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ता है। तो जो सिम्टम्स है वो याद रखना, एंड जो टाइप्स है उसका टाइप्स, जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है डीएसएम का, डीएसएम 5 अभी तक फॉलो करते हैं हम लोग। तो डीएसएम 5 में जो क्लासिफिकेशन है, और एक हम ऐड करना चाहते हैं, वो है आपका जो मतलब डीएसएम 5 में नया जो क्लासिफिकेशन और नया जो डायमेंशन एड ऑन हुआ है, और कोई अल्टरेशन अगर हुआ है, वो थोड़ा सा देख के जाना, उसके जो कंसेप्ट है वो देख के जाना। स्ट्रेटेजी डिफाइन, क्लासिफाई ब्रीफली, मूड, एंजाइटी, साइकोटिक, ये तो जेनरिक है। मूड में से मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर में से जो भी है वो मेन इंपॉर्टेंट, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया ये हो गया, इस पे ओसीडी, इस पे हो गया डिप्रेशन, इस पे हो गया डिप्रेशन, ऐसा डिप्रेशन बहुत चल रहा है, वो मेजर डिप्रेशन, ये सब आपको देखना पड़ेगा। वो सिम्टम्स सबको थॉरोली, मतलब कौन सी ऐसे सेट ऑफ सिम्टम्स है, अगर वो दिख जाए तभी हम वो डिसऑर्डर पॉइंट आउट कर सकते हैं, यानी कि कौन सी ऐसा सिम्टम्स है वो जरूर, मतलब डायग्नोसिस वाला पार्ट बहुत ही अच्छे से देख के जाना। टेबल विथ एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स एंड की सिम्टम्स, जो आप एक टेबल कर सकते हैं, जैसे कि जो आपका जो आंसर स्क्रिप्ट है, जो जितना अट्रैक्टिव, जितना इलास्टिटिव आप लोग बनाओगे उतना ही अच्छा होता है। जैसे कि आपका सिम्टम इधर लिखा और उधर एग्जाम्पल लिखा, इस सिम्टम में प्रिंसिपल सिम्टम, प्रिंसिपल एग्जाम्पल, मतलब कि बहुत ही कनेक्टेड और रिलेटेड एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे करके अगर सजाओगे तो अच्छा होगा। मेंशन डीएसएम, आईसीटी रेफरेंस, डीएसएम आपका डीएसएम याद बेहतर है, तो डीएसएम का जो एग्जाम्पल है, डीएसएम कौन सी एक्सिस में है, कैसे है, मतलब डीएसएम 5 से आप लिख रहे हैं ये सिम्टम्स, ये सब रेफरेंस दे के जरूर बताना, ताकि आपका जो आंसर है वो आंसर बहुत ही बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग बने। आपका आंसर में आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस ये जो एग्जामिनर है उसको दिख जाए, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग, एक हैंडसम मार्क्स लाने में आसानी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तो टॉप 10 हम बता ही दिए। टॉप 10 जो क्वेश्चन है, जनरल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, रिसर्च साइकोलॉजी इसमें से आता है। अगर आपको स्मार्ट आंसर स्ट्रेटेजी चाहिए है तो जरूर हमको इस नंबर में कांटेक्ट करना, और ऑब्वियसली कमेंट करके बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही कमेंट में बताना कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए, जरूरत है, या कौन सी ऐसा वीडियो है जो अच्छा होगा, ये अगर ये आंसर स्ट्रेटेजी है या कुछ और है,
ऐसे करके। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। गाइडेंस के लिए कॉल करना, कांटेक्ट करना। ओके, अच्छे रहना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।